रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमें समझ में आ गया है कि वो सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा उनके उसमें पार्टिकल्स में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, बस वो अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत इधर उधर होके सीधे निकल जाएंगे, थोड़े से इधर उधर होंगे और निकल जाएंगे सीधे, क्योंकि वो भारी थे और तेज चल रहे थे। लेकिन होता क्या है अब ये देखते हैं। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इसके रिजल्ट कैसे थे, अनएक्सपेक्टेड थे, जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, तो ये नीचे जो चीजें लिखी गई हैं ये पता चली, ठीक है, उन्हें क्या क्या पता चला ये देखते हैं क्या पता चला। पहला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या थे, सीधे निकल गए, देखो सीधे निकल गए थे ज्यादातर। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल्स बाय स्मॉल एंगल, तो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे कि थोड़े से टेढ़े होके निकल गए, ठीक है। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, केवल 12,000 में से एक पार्टिकल अपीयर टू बी रीबाउंड। तो रीबाउंड क्या होता है कि 12,000 में से उन्होंने कहा कि एक ही पार्टिकल रीबाउंड हुआ, तो रीबाउंड देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये तो डायग्राम है, तो इसमें बहुत कम ही लाइन हम दिखा सकते हैं, लेकिन जो केवल 12,000 पार्टिकल में से एक गया और टकरा के बिल्कुल सेम वैसे ही वापस आ गया, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, रीबाउंड। इस वाले को क्या बोलेंगे, रीबाउंड, जो बिल्कुल सेम वापस आता है उसे क्या बोलेंगे, रीबाउंड। तो क्या बोला उन्होंने कि ज्यादातर तो सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से टकरा के निकल गए थोड़े से एंगल पे, केवल 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, रीबाउंड। तो अगर उन्होंने 24,000 मारे तो कितने रीबाउंड हुए, 24,000 में से 2, ठीक है, 36,000 में से 3, 48,000 में से 4, या 60,000 उन्होंने पार्टिकल मारे तो कितने रीबाउंड हुए जो बिल्कुल वापस आ गए, सिर्फ 5। 12,000 में से एक रीबाउंड हो रहा था, बाकी सारे या तो सीधे निकल जा रहे थे या थोड़े से एंगल पे निकल रहे थे, केवल एक ही रीबाउंड हो रहा था 12,000 में से। तो ऐसा रुदरफोर्ड ने देखा। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, इन अदर वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड, तो रुदरफोर्ड ने अपने आप क्या कहा, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। तो ये रिजल्ट जो है कैसे थे, ये रिजल्ट ऐसे थे उनके लिए जैसे कि किसी टिश्यू पेपर पे, ये रिजल्ट इतने अमेजिंग थे जो उन्होंने सोचा था उससे कितने ज्यादा अमेजिंग थे, जैसे दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल, ये इतना अलग था रिजल्ट, इनक्रेडिबल था, अनोखा था, कि जैसे तुमने गोली चलाई हो, एक गोली चलाई हो किस पे, टिश्यू पेपर पे, और टिश्यू पेपर से टकरा के वापस आके आपको एक गोली लग जाए। तो क्या सोच सकते हो कि एक टिश्यू पेपर पे गोली चलाई हो, गोली वापस आपको ही आके लग जाए, तो इतने अनोखे रिजल्ट थे, इतने अलग थे। तो जैसे नॉर्मली अगर हम टिश्यू पेपर पे गोली चलाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टिश्यू पेपर को गोली फाड़ती हुई चली जाएगी, लेकिन उनके लिए ये रिजल्ट इतने अनोखे थे, उन्होंने इसके जैसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे टिश्यू पेपर पे गोली चलाई और वो आके मुझे वापस लग गई, इतने अनोखे रिजल्ट थे। तो रुदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ई रुदरफोर्ड, ई का अभी फुल फॉर्म पढ़ी थी, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, कब बोर्न हुए, 1871 से 1937 तक, was born at Spring Grove on 30th अगस्त 1871। तो स्प्रिंग ग्रोव में इनका जन्म हुआ था 1871 में। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियाई हमारे चैप्टर का नाम है, तो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम इसमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, तो ये भी हम बाद में देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, वो इसके लिए भी फेमस है अपने वर्क को रेडियो एक्टिविटी पे। एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए भी एटम में, ठीक है।
विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कैसे? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और इसके लिए उन्हें क्या मिला था? उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1908 में केमिस्ट्री में। तो इनको भी 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। वो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड। तो अब हम एक एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके इम्प्लीकेशन, इससे क्या क्या निकला उसे जानने के लिए। लेट ए चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल। तो एक बच्चा एक दीवार के सामने खड़ा है विद हिज आईज क्लोज, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये जो है दीवार है, ठीक है, और यहां एक बच्चा खड़ा है थोड़ी डिस्टेंस पे और इस पर पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, पत्थर फेंक रहा है। अब बच्चा है, बच्चा कुछ डिस्टेंस पे दीवार पर पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, और उसकी आंखें बंद है, उसको कुछ नहीं पता। ही विल, तो वो क्या होगा? ही विल हियर ए साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स द वॉल। तो जैसे ही वॉल है तो वॉल पे जो है जैसे ही स्टोन लगेगा तो उसे आवाज आएगी, ठीक है। इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम, तो अगर वो ऐसा 10 बार करता है, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। तो वो 10 बार करता है, 1 2 3 ऐसे करके 10 बार करता है, तो उसे कितनी बार साउंड आएगी? जैसे 10 बार दीवार पे पत्थर मारेगा, 10 बार। बट इफ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे को अगर उसको आंखें बंद कर दी गई है, वर टू थ्रो स्टोन्स एट अ बार्ब्ड वायर, तो दीवार पे मारता है स्टोन, तो 10 स्टोन मारेगा तो 10 बार आवाज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक फेंस, दीवार, देखो दीवार क्या होती है? बार्ब्ड वायर, जो ऐसे करके जाली, कटीली वाली वायर देखिए, ऐसे करके घरों पे लगी होती है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, ऐसे करके कटीली वाली वायर देखी ना सबने। तो ये कटीली वाली वायर को क्या बोलते हैं? बार्ब्ड वायर फेंस, ठीक है, बार्ब्ड वायर फेंस, ठीक है। अगर वो बच्चा है, अगर वो ब्लाइंड फोल्ड है, उसकी आंखों पे पहले की तरफ पट्टी बंधी हुई है या उसकी आंखें बंद है, वायर टू थ्रो स्टोन्स एट बार्ब्ड वायर, तो इस तरीके की वायर पे स्टोन फेंक रहा है, या इस वाली ऐसे करके, आपने पार्कों में देखी है ना, वायर ऐसे करके होती है, इसके ऊपर जो कटील कांटे लगे होते हैं वायर के ऊपर, तो इस टाइप की वायर है, या ये जो गोल वाली वायर है, तो ये या ये, इन्हें क्या बोलते हैं? बार्ब्ड वायर। ये दोनों क्या है? बार्ब्ड वायर। इन पे वो पत्थर फेंक रहा है, ठीक है, इन बार्ब्ड वायर पे वो पत्थर फेंक रहा है। तो नॉर्मल दीवार पे फेंकता है तो 10 में से 10 बार लगेगा और उसे आवाज आएगी कि हाँ पत्थर लग गया। लेकिन अब किस पे पत्थर मार रहा है? बार्ब्ड वायर फेंस पे। मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंस, तो ज्यादातर, अगर वो आंखों पर पट्टी बांध के मार रहा है तो देखो ज्यादातर स्टोन्स क्या होंगे? निकल जाएंगे, इसमें से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। शायद कोई लग भी जाए, शायद कोई सा इस पे लग जाए, ठीक है, ज्यादातर क्या हो जाएंगे? हिट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग, तो ज्यादातर नहीं लगेंगे। एंड नो साउंड वुड बी हर्ड, तो उसके इसमें साउंड आएगी? जब लगा ही नहीं तो साउंड किस बात की? दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस, तो फेंस के बीच में देखो गैप है, बहुत सारा गैप है, तो इस केस में उसको आवाज ही नहीं आएगी, लगेगा ही नहीं। विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू, तो जिसकी वजह से स्टोन क्या होगा? निकल जाएगा सीधे। तो इसी तरीके से उन्होंने, रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करी कि अगर स्टोन हम मार रहे हैं, दीवार पे मारेंगे तो दीवार पे जैसे ही हिट करेगा तो बच्चे को आवाज आएगी लग गया, फिर उसने मारा लग गया, आवाज आ गई, तो उसे पता चल रहा है कि 10 में से 10 बार लग रहा है। लेकिन अगर फेंस है, उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उसे पता ही नहीं है, वो बस फेंक रहा है स्टोन, तो ज्यादातर स्टोन्स क्या होंगे? इसके बीच में से निकल जाएंगे। कोई होगा जो इस पे लगेगा और जिसमें से कोई आवाज आएगी, तो ज्यादातर बार में वो आवाज, उसे कोई आवाज नहीं आती। इसी तरीके से रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश करी, जिसमें से 12,000 में से ज्यादातर पार्टिकल तो कैसे थे? ज्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए, ज्यादातर क्या हो गए? सीधे निकल गए। कुछ सारे क्या हुए? बस हल्के से टकराए, और हल्के से, जैसे फेंस से टकराएगा तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा,
और कुछ ही बहुत कम 12,000 में से एक वापस आया। इसे अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।